हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस प्लस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीएम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज और पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में जो पहला आर्टिकल है वो बेसिकली ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, उसमें इंडिया का नाम मेंशन है, इंडिया एंड भारत दोनों नाम मेंशन है, और इंडिया की टेरिटरीज क्या क्या होंगी ये उसमें बताया गया है। तो इंडिया की टेरिटरीज क्या क्या होंगी, इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं, इन सब की जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया की टेरिटरीज हैं। और क्या क्या होंगी, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये सब इनकी जो टेरिटरीज हैं वो भी इंडिया की टेरिटरीज हैं। और तीसरी, इन फ्यूचर इंडिया जो भी टेरिटरी एक्वायर करेगा वो भी इंडिया की टेरिटरीज में आएंगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो वो ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ नए स्टेट को इंडिया में एडमिट कर सकता है। ठीक है, जैसे बाहर का कोई नया स्टेट है उसको चाहे तो बाय लॉ पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में इंक्लूड कर सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, उन स्टेट्स में से ही अगर पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, उसके एरियाज़ को ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकता है, उसके नाम को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो पहले आर्टिकल में इंडिया का नाम, कौन कौन सी उसकी टेरिटरीज होंगी ये बताया है। दूसरे आर्टिकल में पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ नए स्टेट्स ऐड कर सकता है। तीसरे आर्टिकल में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडिया में उनकी बाउंड्रीज चाहे तो बदल सकता है, नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, उनके एरियाज़ को बदल सकता है और उनके नाम को बदल सकता है। और आर्टिकल 4 बेसिकली ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में उसके लिए जो भी बिल आएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह उसे ट्रीट नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाए तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तो उस टाइम इंडिया के जो भी, असल में इंडिया की टेरिटरीज में क्या आते हैं, जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है ना, तो वो सब 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। लिस्ट ए में ये सब आते थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, और यूपी को उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, और वेस्ट बंगाल। फिर एक लिस्ट बी थी, उसमें सारे रजवाड़े थे तो उन सब का नाम था। एक लिस्ट सी हुआ करती थी और लिस्ट डी में कौन कौन से होते थे, लिस्ट डी में सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते थे। तो उस वक्त ये हुआ कि हमें अपने स्टेट्स की जो भी कैटेगरीज हैं, लिस्ट है, हमें इसे रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, एक नए तरीके से स्टेट फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उस दौरान ये डिमांड उठी कि क्यों ना लैंग्वेज को एक बेसिस बनाया जाए स्टेट फॉर्मेशन का, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम नया स्टेट बनाएंगे। तो उस डिमांड को लेकर एक हिचक सी थी कि अगर हम लैंग्वेज को एक बेसिस बनाते हैं तो कहीं सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ना बढ़ जाए कि हर कोई अपने अपने लैंग्वेज को लेकर एक स्टेट की डिमांड रखेगा और कल को सेपरेशन की बात न होने लग जाए। तो इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे एस.के. धर, जिसकी वजह से उसे धर कमेटी बोला गया। और उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसने लैंग्वेज के आइडिया को, लैंग्वेज एज अ बेसिस, इस आइडिया को उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर एक और कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी। उस जेवीपी कमेटी में कौन कौन थे, जे फॉर जवाहरलाल, वी फॉर वल्लभ भाई और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी। इन्होंने भी सेम बात कही, इन्होंने भी लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना, इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद एक लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट क्रिएट हो, स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट क्रिएट हो आंध्र प्रदेश, उसकी डिमांड इन्होंने रखी और उसको लेके इन्होंने एक अनशन रखा। ठीक है, फास्ट अनटू डेथ। तो उसके चलते उस फास्ट के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर एक स्टेट क्रिएट किया गया आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे, और उसके क्रिएशन के बाद एक और कमेटी बिठाई गई, फजल अली कमेटी, कि फिर से इस चीज़ को देखा जाए कि क्या लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है स्टेट फॉर्मेशन के लिए कि नहीं। तो उस कमेटी ने लैंग्वेज को
वो एक बेसिस मानते हुए इस आइडिया को एक्सेप्ट किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। और उसने और भी कई सारे रिकमेंडेशन दी थी कि लैंग्वेज को मानते ही हमें और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन हाँ, उसने लैंग्वेज को भी एक क्राइटेरिया रखा कि चलो लैंग्वेज के बेसिस भी हो सकती है। और उसके बाद फिर इन 1956 जब इंडिया के स्टेट्स को सब रीऑर्गेनाइज किया गया तो स्पेशली दो कैटेगरीज निकल के आई, एक स्टेट और दूसरी यूनियन टेरिटरीज। पहले थी ना 4 ABCD। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद दो ही कैटेगरी आई कि एक प्रॉपर स्टेट वाले लिस्ट और एक यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट में तो उस टाइम पे इन 1956 ये सारे स्टेट्स थे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, फिर और ये सब थे। और यूनियन टेरिटरीज में उन टेरिटरीज को रखा गया जो या तो टेरिटरी में इतने छोटे हैं कि उन्हें एक अलग स्टेट नहीं बनाया जा सकता, या तो उनकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि उसका कंट्रोल सेंटर के हाथ में रहे, यही अच्छा है, इस वजह से उसे यूनियन टेरिटरीज में रखा गया। या फिर लेट्स से वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि उसका कंट्रोल सेंटर के ही हाथ में रहे। लेट्स से वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है या कुछ अभी वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से सेंटर के पास ही उसका कंट्रोल रहेगा। इस वजह से उन टेरिटरीज़ को यूनियन टेरिटरीज़ में डाला गया। तो ये सारी वो टेरिटरीज़ हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरीज़ में डाला गया। ये 1956 की बात है। और जब एक बार लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बन ही गया आंध्र प्रदेश, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अलग अलग लैंग्वेज को लेकर स्टेट की फॉर्मेशन की डिमांड उठती गई। और फिर आगे जाके इन 1960 मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात, और फिर और भी नई इन 1961 और भी अलग यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई। फिर इन 1961 इंडियन गवर्नमेंट ने एक पुलिस एक्शन करके गोवा की जो टेरिटरी थी, जो कि उस वक्त दूसरों के उसमें थी, कंट्रोल में थी, हमने उसको भी इंडिया में इंक्लूड किया। और आगे ऐसे ही पुदुचेरी, फिर नागालैंड, फिर हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए हरियाणा। फिर इसमें लैंग्वेज के बेसिस पे भी और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे भी अलग अलग स्टेट फॉर्मेशन हुए। जैसे इन 2000 उत्तराखंड यूपी में से अलग हुआ और अलग अलग स्टेट्स बने। फिर इन 2014 तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ। फिर ये तो सबको पता ही है कि इन 2019 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को एक अलग 2 यूटीज़ बनाई गई। तो जैसे जम्मू कश्मीर को स्टार्टिंग में अभी यूटी ही बनाया गया, क्योंकि अभी वहाँ पे स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि अभी इसे स्टार्टिंग में यूटी ही रखते हैं। अगर इन फ्यूचर सिचुएशंस नॉर्मल हो गई तो हो सकता है इसे बाद में स्टेट भी अलग से बना दे। ठीक है, तो ये था। और अगर हम यूटीज़ की बात करें तो एट प्रेजेंट ये जो है इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के चलते इनको मर्ज कर दिया गया। फिर दिल्ली तो है ही। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक अलग स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके 2 यूटीज़ क्रिएट की गई हैं। तो वही है, ये फ़िलहाल ये एट प्रेजेंट की यूटीज़ हैं। और अगर अब हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप। एसएससी के एग्ज़ाम में सिटीजनशिप को लेके बहुत डिटेल में तो नहीं जाता। वैसे अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप में बहुत सारी डिटेल भी होती हैं कि किस डेट से सिटीजनशिप कैसे मिलेंगी, आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में उतना डीप में नहीं जाता, ऊपर ऊपर से ही पूछता है। तो हम भी यहाँ पे ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। इंडिया में अगर सिटीजनशिप की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये 5 मेथड देता है सिटीजनशिप एक्वायर करने की। एक तो है बाय बर्थ, आप यहाँ पैदा हुए हो। बाय डिसेंट, आपके पेरेंट्स में से कोई यहाँ पे हो। बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करके इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, ये भी कुछ वैसा ही है। नेचुरलाइजेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेचुरलाइजेशन सिर्फ उन कंट्रीज़ के लोगों को मिलता है। उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स को इंडियन सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिल सकती है जिनकी कंट्रीज़ इंडिया के सिटीजन्स को भी बाय नेचुरलाइजेशन अपनी कंट्री की सिटीजनशिप देती हो। तो एक तरह से ये रेसिप्रोकल टाइप का है कि हाँ, अगर वहाँ की कंट्री इंडियंस को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप देती है तभी इंडिया उस कंट्री के सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन यहाँ की सिटीजनशिप देगा। हालांकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में आदमी इस कंट्री की भी सिटीजनशिप रखेगा और उस कंट्री की भी सिटीजनशिप रखेगा। रखनी है तो एक बार में इंडिया की एक ही रखो, नहीं तो इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता।
और पांचवा मेथड क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इंडिया कल को कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता है तो बाय लॉ वहाँ की टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दे सकता है। और अगर इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है तो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी भी जा सकती है। उसके 3 मेथड हैं। एक, बाय रिनंसिएशन, आप खुद ही छोड़ दीजिए। बाय टर्मिनेशन, अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और बाय डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन में ये है कि अगर किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप ली है, ठीक है, और बाद में ये पाया जाता है कि उसने कोई फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ली थी तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से डिसलॉयल्टी शो करता है तो भी इसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। और लेट्स से उसको आज इंडिया की सिटीजनशिप मिली और वो एक तड़ीपार आदमी था, वो आते ही 5 साल के अंदर ही उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसे 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो भी उसकी सिटीजनशिप जो है चली जाएगी। ये उन लोगों के लिए है डिप्रीविएशन वाला मेथड, उन लोगों के लिए जो पहले इंडिया की सिटीजन नहीं थे, बाद में उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की है। और अगर वो बाय फ्रॉड अगर इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं या फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिसलॉयल्टी शो करते हैं या फिर 5 साल के ही अंदर इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 साल के अंदर ही कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से, कोई ऐसा क्राइम कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है, तो भी उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।